join your hands बेटा। ओम साई राम। साई राम टू ऑल ऑफ यू बेटा। अच्छा, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं आप लोग? यस मैम। ओके, कुछ अनुच्छेद नोट कर लो, अनुच्छेद लेखन के लिए टॉपिक्स नोट कर लो बेटा, प्रिपेयर देम वेल। ठीक है, उनको अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेना आप एक लोग। मिनट मैम, थोड़ा मतलब नीचे से नोटबुक ला रही हूँ मैं। हाँ हाँ, लेकर आओ बेटा, लेकर आओ फटाफट ठीक पे। यस मैम। चलिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये जनरल है जो आपके पाठ पर आधारित है बेटा, तो इसलिए इनको नोट कर लीजिए और तैयार भी कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाती है इससे। चलिए, पहला लिखिए, मानव से ही समाज बनता है। मानव से ही समाज बनता है। डन? यस मैम ऐसे लिखना है? हाँ, अनुच्छेद अनुच्छेद, पैराग्राफ राइटिंग बेटा। ऐसे राइटिंग नहीं आता आजकल, इतना टाइम भी नहीं होता है, तो छोटी छोटी चीजें ही रहती है। ठीक है, अनुच्छेद लेखन है ये बेटा। मैम ठीक कितने है, मार्क्स का आएगा? अनुच्छेद लेखन तो 8 से 10 नंबर का। ठीक है, छोड़ने की गलती नहीं करना किसी भी चीज को। चलिए, दूसरा, आत्मनिर्भरता का जीवन में महत्व। आत्मनिर्भरता का जीवन में महत्व। हो गया? यस मैम। यस मैम। चलिए, तीसरा लिखिए, आशावादी जीवन सुखद होता है। आशावादी जीवन सुखद होता है। क्या निराश हुआ जाए, यह कठिन समय नहीं, इस पर आधारित। ठीक है, आशावादी जीवन सुखद होता है। ये सारे आप पर, आपके पाठ से ही आधारित है। मैम आशावादी जी। मैम ये सब लिख के आपको भेजना है फिर? भेजना नहीं है, तैयार करना बेटा, तैयार मैम करना है। इन्हीं में से आएगा? इन्हीं में से आएगा, हाँ ऐसा ही होगा। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए थर्ड वाला। आशावादी जीवन सुखद होता है। क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसलिए आप लिख कर रखें ताकि आपके कुछ पॉइंट्स छूट जाए, दूसरा कुछ कहे तो आप उसको ऐड कर पाए बेटा। ठीक है, और ये तभी हो सकता है जब आप लिख कर रखें। मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, कोई भी। हो गया? नेक्स्ट बोलो। यस मैम। यस मैम। भारतीय ग्रामीण संस्कृति। भारतीय ग्रामीण संस्कृति
तथा शिक्षा का महत्व। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए मैम, लास्ट वाला। अभी तो और 2-3 है बेटा। भारतीय ग्रामीण संस्कृति तथा शिक्षा का महत्व। यस मैम। नेक्स्ट बोलो। यस मैम। जल, जल जीवन अमृत है। जल जीवन अमृत है। इसके पॉइंट्स अगर आप बना के रखोगे ना तो आप कर पाओगे बेटा, है ना। इसलिए आपको पहले से ही दे रही हूँ कि आप इनको तैयार करें, या आपके पाठ पर ही आधारित है। अगला है प्राचीन सिनेमा डैश हमारी संस्कृति का पोषक है। प्राचीन सिनेमा डैश हमारी संस्कृति का पोषक है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। प्राचीन सिनेमा, प्राचीन सिनेमा, सिनेमा मतलब मूवीज, फिल्म। प्राचीन फिल्म या फिल्में या सिनेमा हमारी संस्कृति का पोषक है। और एक लास्ट और लिख लीजिए बस। इनके पॉइंट्स बना के रख लें। ये किसी में भी आ सकता है, अनुच्छेद में नहीं आया, हो सकता है विचारात्मक प्रश्न में आ जाए, पत्र लेखन में आ जाए। ठीक है। अंतिम है लघु उद्योगों से, लघु उद्योगों से, लघु या घरेलू उद्योगों से, लघु या घरेलू उद्योगों से ग्रामीण व शहरी जीवन में संतुलन, लघु उद्योगों से ग्रामीण व शहरी जीवन में संतुलन। ये लाख की चूड़ियां पर आधारित है आपका। मैम एक बार रिपीट कर रिपीट कर दीजिए। दीजिए। लघु उद्योगों से ग्रामीण व शहरी जीवन में संतुलन। हो गया? ठीक है बेटा, इनको तैयार कर ले, पॉइंट्स ही लिख ले। हम नहीं बोल रहे कि आप पूरा पूरा लिख कर रखें, जिसको जैसे अभ्यास करना है वैसे करें, पर पॉइंट्स जरूर लिखें। चलिए रिवीजन के लिए प्रश्न पूछती हूँ, क्योंकि आपका भी रिवीजन शुरू ही हो चुका होगा। चलिए विवेक, उत्तर दोगे क्या आप या सुनोगे सिर्फ? सिर्फ सुनोगे? ठीक है, आप भी अगर क्लास में कुछ पूछोगे तो मैं भी रिस्पॉन्स नहीं करूंगी। हाँ विवेक, मैम सुनेंगे। प्रश्न पूछूं? नो मैम। नो, ओके ठीक है। तो आपके प्रश्न का मैम उत्तर मुझे नहीं देना चाहिए। हाँ बेटा अक्षय, मैम पोषक का मतलब क्या होता है? उसको पालना पोसना, बड़ा करना, नरिशमेंट देना। पोषक मतलब नरिशमेंट। ओके, नरिश करना उसे। संस्कृति, हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए भारतीय सिनेमा जिम्मेदार है। कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे समाज का आईना है। चलिए
अध्याशा अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। हाँ, चलिए मैं प्रश्न दे रही हूँ आपको, ठीक है? और बाकी के भी यस जो मैम। है सोच के रखें। अध्याशा तो अभी बोलेगी, आप लोग सोच के रखें। प्रश्न है, प्रकृति और मानव के बीच पैदा होता असंतुलन, प्रकृति और मानव के बीच पैदा होता असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे महायुद्ध विश्व युद्ध के समान है, कैसे? मानव और प्रकृति में जो असंतुलन पैदा हो रहा है, जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, हम प्रकृति की बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, यह प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के समान है। ये तीसरे विश्व युद्ध जैसा है, कैसे? आप इसको कैसे बता सकते हो कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा है? मैम मतलब लोग ने एनवायरनमेंट की सेफ्टी मतलब सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, तो फिर उससे जो मतलब नेचुरल रिसोर्सेस है वो नहीं आएंगे हमारे पास, और उससे फिर अलग अलग देशों में फिर झगड़े होंगे कि हमें ये चाहिए, पानी की कमी होगी, खाने की भी कमी होगी, क्योंकि मतलब अच्छे अच्छे जगह नहीं हमें मिलेंगे सारे अ, उगाने में, सारे खाने के पेड़ पौधों को। एंड तो फिर ऐसे ही छोटे छोटे झगड़ों से कंट्रीज के बीच में फिर वर्ल्ड वॉर हो सकता है। वेरी गुड। और कोई इच्छुक है अपने विचार व्यक्त करने के लिए इसी प्रश्न के बारे में? ये तो अध्याशा का व्यू पॉइंट था, उसका सोचने का तरीका था। किसी और का कुछ भिन्न तरीका है? अपने पॉइंट्स बिल्कुल रखें बेटा। कोई है विलिंग? मैम मैं को दूसरा बताइए। हाँ, कौन बोल रहा है? अक्षत, अक्षत करोगे? यस। ये मैम एक बार प्रश्न बता दीजिए। मैं प्रश्न है, प्रकृति और मानव के बीच आज जो असंतुलन पैदा हो रहा है, ये प्रकृति के खिलाफ तीसरा विश्व युद्ध के जैसा है, कैसे? स्पष्ट कीजिए इसे। किस प्रकार आप कह सकते हो प्रकृति के खिलाफ ये विश्व युद्ध है? अध्याशा ने बहुत अच्छे से पॉइंट्स को समझकर बताया। आपने अगर उसको सुना होगा तो आप अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। तो क्या आप सोचो, मैं अक्षिता से बोलती हूँ। अक्षिता अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। यस। अक्षिता बता रहे हो बेटा, उत्तर बता रहे हो? मैम ये जो प्रश्न मुझे लगा आप दूसरा प्रश्न। अच्छा अच्छा, मैं दूसरा पूछ सकती हूँ, दूसरे भी प्रश्न है, अगर आप ये यस भी। मैम, मैं बताती हूँ। अच्छा, मैम हम हमारे स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, इसमें सिर्फ उनका ही नुकसान थोड़ी ना, हमारा भी तो नुकसान हो ही रहा है ना। हम हमारे लिए जो ऑक्सीजन है वो कम हो रहा है, शायद इससे हमें आगे खाना नहीं मिल पाएगा, पानी नहीं बचेगा, बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये पर्यावरण हमें बहुत चीजों से, बहुत बड़े जो नाश होता है उससे बचाते भी है, जैसे जो फ्लड होता है वो पेड़ों की वजह से ही तो होता है। इसीलिए ये तो हमारा भी नुकसान ही है, और साथ में साथ हम पेड़ों को भी काट के हमारा स्वार्थ भी पूरा कर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ अक्षर, कुछ सोच लिया? मैम जो गाड़ियों की वजह से मैम एयर पॉल्यूशन होता है मैम, उससे बहुत हानि होती है पेड़ों की, कई पेड़ जाते हैं, और सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है। और मैम अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारा वजूद ही नहीं रहेगा। और मैम पेड़ भी बारिश कराने वालों का जरिया होता है क्लाउड के लिए, तो मैम पानी नहीं रहेगा तो भी हम नहीं रहेंगे। यस मैम, ये हो सकता है वर्ल्ड वॉर। वेरी गुड।
ठीक है, बाकी के जो नहीं बोल रहे हैं ना बेटा, प्लीज पॉइंट्स को नोट करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मैं पूछती हूँ। देवांग अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। हाँ, प्रश्न है, अपनी टोपी सलामत रखने के लिए कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है? इसका क्या अर्थ है और आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? अपनी मैम की टोपी, एक हाँ, अपनी टोपी बचाने, यस बेटा। मैम की एक झूठी छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए अपनी ओके, टोपी बचा। और मैम और मैं इस बात से काफी सहमत हूँ। जैसे कई लोग झूठे वादे करके उसे पूरा नहीं करते और वो अपनी बात बढ़ाते रहते हैं और उसे लंबा चौड़ा करके एक लंबा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। वेरी गुड, ओके। खुशी, आप एक्सप्लेन करोगे बेटा? मैम क्वेश्चन यही है ना, अपनी टोपी सलामत रखने के लिए कितनी टोपी गिरानी है? बिल्कुल। यस मैम। मैम आप मुझे 5 मिनट दे सकती हैं? ठीक है, ओके। कृष्णा, आप बोलेंगे बेटा कुछ? यस मैम। हाँ, बोलिए। अपनी टोपी बचाने के लिए कई लोगों को टोपी पहनानी पड़ती है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए कई लोगों को इज्जत देनी पड़ती है और को हमें अगर किसी से मदद चाहिए तो हमें अगर किसी से मदद मांगनी हो तो उसे वो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए। ओके, टोपी पहनाने का, टोपी पहनाने का मतलब क्या है? मैम एक सच को छुपाना। हाँ, यस मैम प्रांजल। एक सच मैम सच को छुपाना। सच को छुपाना, ओके। और कोई? मैम किसी को बेवकूफ बनाना। हम पागल बनाना। पावर, उसको टोपी पहना दी, टोपी पहना दी का मतलब क्या है? झूठ बोलना। झूठ बोलना। और कुछ? मैम किसी का नुकसान करना। और कुछ? मैम एक सच को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलना। ओके, और कुछ और ऑप्शंस? हरिये मैम फरिये। किसी को चूना उसको भी लगाना। चूना उसको भी लगा, अपने हाँ, झूठ में शामिल कर, बुला लेना, शामिल कर लेना। टोपी पहनाना मैम मतलब दूसरा दिमाग खराब करना। दिमाग तो खराब नहीं करना है, लेकिन हाँ ये है कि अपना काम निकालने के लिए, अपनी चीजों को बचाने के लिए, अपना सम्मान या अपनी पोस्ट को बचाने के लिए हम दूसरों को उल्लू जरूर बनाते हैं। ठीक है, है ना? कई बार हमें जरूरत पड़ती है तो हम, क्योंकि हमारी जिंदगी का सवाल होता है, हमें हमारे सम्मान का सवाल होता है, तो कई बार हम देखते हैं सामान्य जीवन में, समाज में ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि अपनी टोपी, अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करते हैं, दूसरों का बुरा भी करने को तैयार रहते हैं। दूसरों के बारे में ना सोचकर केवल अपने स्वार्थ के बारे में, स्वार्थ सिद्धि के बारे में लगे रहते हैं। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। चलिए आगे देखते हैं, ये आपके पाठ से संबंधित है। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। हाँ, कौन बोल रहा है? मोनिका, ट्राई करेंगे बेटा? यस मैम। हाँ, बोलिए। मैम प्लीज 5 मिनट। मैं नंदिनी। यस मैम। हाँ बेटा। मैम इससे हमें ये पता चलता है कि एक बताया गया है कि
मैम एक मिनट। पाठ याद है आपको? हमारा की जिंदगी के उन दीवानों के लिए जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते, किस पाठ से आधारित है? दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्तियां। बाज और सांप। हाँ, बाज और सांप। उनके लिए लहरों ने गीत गाया था, बाज के लिए लहरों ने गीत गाया था। थोड़ा सा रिकॉल करो उसे। मैम जो अपनी आजादी को पसंद करते हो और वो बिना डरे जीना चाहते हो। वेरी गुड। हाँ, इधर पूछती हूँ, श्रेयांश आप एक्सप्लेन करेंगे? सार्थक? रुद्राक्ष? मैम क्वेश्चन क्या है? हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। अपने विचार व्यक्त करें, स्पष्ट करें, विचार व्यक्त करें। ये पाठ की पंक्ति है और पाठ का नाम बता दिया, बाज और सांप। ओके, राधिका आप कर सकते हो बेटा, कोशिश करो। मैम कुछ लोग रहते हैं जो पूरी जिंदगी मतलब बैठे रहते हैं, तरसते रहते हैं, अरे हमें यहाँ जाना है वहां जाना है। और कुछ लोग रहते हैं जो बोलते हैं वो करते भी हैं, हर जगह घूमते हैं, पूरी जिंदगी मजे से जीते हैं, और लास्ट में जब मरने वाले होते हैं तो कुछ कहते नहीं है, शांति से चले जाते हैं। और कुछ कहते हैं अरे आज ही और देख लेते तो बड़े प्रसन्न हो जाते हम, हमें हमारी आत्मा को शांति मिल जाती। ओके, गुड। प्रांजल? पार्थ? पार्थ उत्तर दो। मैम मैम थोड़ा सोचने दीजिए। मैं तो सोचने का ही टाइम दे रही हूँ, और क्या, एक को पूछ रही हूँ तब तक दूसरों के लिए सोचने का टाइम है। ओके, कौन डिस्कस करेगा इसको? कौन डिस्टर्ब करेगा बेटा? है कोई? आज पूजा भी नहीं आई है। ओके मैम हाँ, यस बेटा। मैम इसका एक मतलब एग्जांपल ये भी हो सकता है, जो हमारे जवान होते हैं, हमारे देश की जो रक्षा करते हैं, वो दिन रात बैठकर जितना भी खतरा होता है पर हमारी रक्षा करते हैं, और कभी शहीद भी हो जाते हैं, पर हम आम इंसानों का भला सोचते हैं, इसीलिए वो मतलब ये इनके लिए एग्जांपल है एक टाइप। ओके, वेरी गुड। ये दूसरा परिप्रेक्ष्य था। वेरी गुड, यस बेटा। मैम हमेशा हिम्मत से काम लेते हैं, डरते नहीं किसी से। ओके, और कुछ ऐड करें? मैम हाँ नंदिनी? मैम ये गीत और मैम जो अपने मतलब देने के लिए मैम जो कुछ मतलब चाहते नहीं है मैम, जो मिलेगा मैम ऐसा नहीं है जो मिल जाए उसमें खुश रहे, तो हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं और कुछ मैम। आपने देखा फॉरेन कंट्री के लोग ही एडवेंचरस टाइप के कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। इंडियंस को देखोगे ना तो एडवेंचर बहुत कम हम लोग करते हैं। हमारी कंट्री में ना एडवेंचर नाम के लिए सोचना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि हाँ मैं ये कर लूं तो पापा मम्मी बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो हमारी स्थिति क्या है कि हम परिवार के साथ में ज्यादा समय व्यतीत करते, कुछ नया ट्राई करने में बहुत घबराते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, ठीक है। लेकिन आप फॉरेन के लोगों को देखोगे ना, जो विदेशी होते हैं उनको देखोगे तो आप पाओगे कि वो कोई भी कार्य करने को तैयार रहते हैं। लॉस्ट कनेक्शन, व्हाट इज सही राम? हाँ मेरी आवाज आ रही है। हाँ, तो आप देखते हो कि उनको डर नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको देखकर, हमें टीवी में भी देखकर डर लगता है, पर उनको डर नहीं लगता जो कर रहे होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उनके साथ में कुछ अनहोनी घटना नहीं हुई हो, अनहोनी होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं छोड़ते, फिर से उस पर काम करते हैं। लेकिन हम लोगों में से अधिकतर ऐसे ही होंगे जो एक बार कोशिश कर भी ले, लेकिन यदि कुछ गलत हो जाता है तो हम उसको तुरंत ही छोड़ देते हैं। तो क्योंकि ये पंक्ति जो है आपकी बाज और सांप पाठ से है, जिसमें ये बताया था कि बाज अंतिम सांसों तक, जब तक उसमें जान थी, वो उड़ने की ही चेष्टा करता है, पूरी हिम्मत से छलांग लगाता है ताकि वो आकाश की ऊंचाइयों को एक बार अंतिम समय में भी देख पाए, क्योंकि वो आकाश से बहुत प्यार करता था और उसको उसका रोमांचकारी जीवन जो था, रोमांच से भरा हुआ जीवन बड़ा पसंद था। उसके लिए हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए कुछ नया करने के लिए, कुछ अनोखा करने के लिए, कुछ साहस भरा करने के लिए। और बाज इसी उसका था, इसी कैटेगरी का था, इसी तरीके का था। तो उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, लहरें उसके लिए गीत गाती हैं। मतलब लहरों से निकलने वाली जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि लहरें शोक नहीं मना रही, लेकिन उसके लिए गीत गा रही हैं, क्योंकि ऐसा प्राणी जो कि अपने अंतिम सांस तक भी अपने जज्बे के लिए लड़ता रहा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा रहा, डर कर सहम कर कि मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, उसने छलांग लगाने की कोशिश को छोड़ नहीं दिया। तो उन दीवानों के लिए मतलब समर्पित किया उन्होंने उस गीत को, जो बाज जैसे हैं, जो कि अंतिम समय तक अपने कार्य पे डटे रहते हैं। जैसा कि अभी उसने उदाहरण दिया, इसके साथ में आप ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो कि जैसे सीमा पर लड़ने वाले जो सैनिक हैं, उनका परिवार कितना मतलब रोता होगा, कलपता होगा उनके लिए, ये सोचता होगा कि कुछ हो ना जाए, लेकिन वो तो हर पल मौत से लड़ते हैं, कब कुछ हो जाएगा उनको भी नहीं पता, और वो हर समय तत्पर रहते हैं उस चीज के लिए, परिवार को ताक पर रखकर शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हर एक क्षण उसी उसमें जी रहे होते हैं, और किसके लिए, हम सबके लिए। तो ये वो दीवाने हैं जो मौत से नहीं डरते। हमें डर लगता है, हम उनके नाते रिश्तेदार वाले, हम डरते रहते हैं कुछ ऐसे घटना ना हो जाए कि हमसे वो व्यक्ति छिन जाए, लेकिन उनके अंदर ये भाव होता तो वो सेना में उस जगह पे नहीं होते, उस सीमा पे लड़ नहीं रहते, लड़ते होते नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए हर कोई उनको सलाम करता है, जो कि मृत्यु से न डरते हो, पर ऐसे लोगों से मृत्यु भी घबराती है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, अब सिंपल वाला है, पाठ टोपी किसने नहीं बोला है? अच्छा, विवेक तो सुनने के लिए है, श्रेयांश भी तैयार नहीं है, ठीक है। निकुंज आप बोलेंगे बेटा, चलिए अनम्यूट करो निकुंज। यस मैम। ये प्रश्न आपके लिए, कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है, स्पष्ट करें, आपका क्या विचार है? मैम जैसे मैम कोई अमीर आदमी होता है तो मैम वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, और मैम कोई गरीब आदमी होता है तो वो थोड़े फटे फटे कपड़े पहनता है, इसलिए पता चल जाता है कि मैम कौन गरीब है और कौन अमीर है। गुड। और कोई इनिशिएटिव आप खुद लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, है ना। दो चार बच्चे, हाँ राधिका, यस बेटा। मैम हम लोग देखते हैं कि जब शादी में जाते हैं तो जैसे एक लड़की ने बहुत मतलब ऐसे
साधारण से कपड़े पहने हुए हैं, दूसरे ने बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, तो हम लोग देख के ही जज कर लेते हैं, अरे देखो उसने तो कितने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, कितने ब्रांडेड कपड़े पहने। तो उस वे में हम लोग देखते हैं कि ये बहुत अमीर है और ये तो ऐसे ही है, इसने तो थोड़े कम मतलब ठेले वगैरह से कपड़े लिए हैं या फिर कोई आम शॉप से कपड़े लिए हैं। बाकी तो हम देख के बताते हैं कि अरे हमने तो ऑनलाइन खरीदे हैं, कितने बड़े ब्रांड के कपड़े हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हम उस वे में हम लोगों को जज करते हैं कपड़ों के हिसाब से। क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? नो मैम। क्यों उचित नहीं है? क्यों उचित नहीं है? मैम किसी को जज करना मैम सही बात नहीं होती। सही बात नहीं होती। और मैम किसी के कपड़ों से हमें किसी का मन नहीं पता चलता है कि वो कितना अच्छा है। बिल्कुल। और किसी को देखते ही उसे जज नहीं करना चाहिए। और अब आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है ना, आपकी भी चॉइस अलग होगी। किसी को साधारण कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को फैंसी ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता होगा, किसी को चमक धमक अच्छी लगती होगी, किसी को सामान्य बिल्कुल हल्के रंग पहनना अच्छा लगता होगा, किसी को सिल्क या रेशम के कपड़े पहनना अच्छा लगता होगा, किसी को सूती कपड़े अच्छे लगते होंगे। रेशम का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सूती कपड़ा हो सकता है कि आपको सस्ते में मिल जाए, या महंगा भी हो तो उसको देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि बहुत ही ज्यादा महंगा होगा। तो जैसा कि उसने अभी राधिका ने बताया था ना कि शादी ब्याह में जैसे हम देखते हैं कि किसी ने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, तो हमारा अमूमन सोच यही रहता है कि देखो इसके पास तो लगता है, मतलब हमारे मन में ये बातें चलती है कि वो गरीब है, वो अमीर है, हम इससे जज कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है पर हमेशा नहीं होता है। अक्सर ऐसा होता है पर हमेशा नहीं होता है। कपड़ा पहनने से पहनने वाले की औकात इसलिए पता चल जाती है क्योंकि यदि कोई, जैसा अभी शादी का आपने उदाहरण लिया, शादी ब्याह में जाने वाले लोगों को ये समझ में आता है कि हमें बहुत थोड़ा सा चमकने वाला कपड़ा या थोड़ा सा ऐसा पहनना चाहिए जिससे वाकई लगे कि फंक्शन अटेंड करने गए हैं, फंक्शन में। तो कई बार आप देखोगे कि उसके डुप्लीकेट भी मिलते हैं सस्ते में, वैसे ही उसी का कॉपी किया हुआ। लेकिन आप जब क्लॉथ मटेरियल को हाथ में रखोगे ना, कपड़े को पकड़ोगे, तो आप दोनों में अंतर आराम से कर पाओगे कि ये हल्का कपड़ा है, ये भारी कपड़ा है, मतलब ये सस्ता है और ये महंगा है। ऐसा आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, आप लोगों को ना भी पहचान करना आए, लेकिन बड़े लोग जो बुजुर्ग लोग हैं ये चीजों को समझ लेते हैं। इसलिए कीमतें हर जगह मैटर नहीं करती, आमतौर से कीमत मैटर नहीं करती, इसीलिए वो लोग कपड़े को पहचानते हैं तो पूछते हैं कि कितने का है, और महंगा है सस्ता है उनको पता होता है, क्योंकि उन्होंने कपड़ों की क्वालिटी को देखा है। और हम क्या देखते हैं बाहर से, कितना सुंदर है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना अच्छा दिख रहा है, मैं कितना अच्छा या अच्छी दिखूंगी, है ना, हम इस नजरिए से देखते हैं। और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो अनुभवी है, वो इस उससे देखते हैं कपड़ा कितना ड्यूरेबल है, कपड़े का जो क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता है वो कितनी अच्छी है, क्या उतना पैसा देना वर्थ है, क्या उसकी कीमत उतनी ही है। ठीक है, तो कपड़ा पहनने वाले से पहनने वालों की औकात पता चल जाती है। पहले नजर में हम ये जान पाते हैं कि किसके पास कौन, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। बस उसी जजमेंट से हम ये पता कर लेते हैं कि कौन किस कैटेगरी में आता है, किसके साथ हमें रहना है, किसके साथ में नहीं रहना है। साधारण कपड़े पहने वाला हमको लगता है कि अगर हम सामान्य फैमिली से बिलोंग करते हैं, मध्यम वर्गीय या निचले तबके से संबंध रखते हैं, तो हम उसको पहले अप्रोच करेंगे। और जिसने बहुत हाई फाई वाले पहने हैं, ब्रांडेड पहने, बहुत ही महंगे, जो हमारी औकात भी नहीं है खरीदने की, तो हमारी कैटेगरी ऐसे ही बन जाती है। और आप मान के चलिए दोस्ती का आधार भी यही रहता है। ठीक है, दोस्ती का आधार सामान्य या समान सोच वाले लोगों की होती है। बहुत कम देखने को मिलेगा जो कि उचला और निचला, ऊंचा और नीचा,
ये दो तबके के लोगों में दोस्ती बहुत कम मिलेगी। कब होगी? जब उनकी सोच मैच करेगी। ठीक है, बहुत अच्छा निकुंज, गुड। एक और प्रश्न पूछती हूँ, कौन बताएगा? प्रश्न पूछे बिना अगर बोलो हाँ तो कौन बताने वाला है? सिंपल सा है। हरियम हरियम हाँ, राधिका तो, हाँ राधिका तो तैयार रहती है। राधिका, प्रांजल, नंदिनी, मोनिका, पूजा, खुशी, देवांग, अक्षिता, अक्षय, प्रत्याशा, ये सब तो मेरे ऐसे बच्चे हैं जो हमेशा ही रेडी रहते हैं, एवर रेडी। इनको मैं अगर विश्वास के साथ कहीं खड़ा कर दूं ना तो मुझे नाराज नहीं करेंगे। और कोई भी है हिम्मत वाला? नो। चलिए राधिका, सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, आप इस तर्क से कहां तक सहमत हैं? स्पष्ट करें। मैम सफलता के लिए आगे उत्साह की जरूरत होती है, उत्साह की आवश्यकता होती है। मैम मैम अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं किसी प्रोग्राम के लिए स्कूल की तरफ से, और हम लोग तो कितने सारे लोग हैं और भी सारे हैं, वो भी कर लेंगे, हमें ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर मैम हम लोग ऐसा सोचेंगे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा जो काम हम करने जा रहे हैं। अगर हम उसको अच्छे भी मिलेंगे, हाँ हमें भी बहुत मेहनत करनी है, फिर अगर हम लोग को प्राइवेट में मेरा भी नाम आएगा, स्कूल वाले मेरे को भी कहेंगे कि हाँ तू भी गई थी, तूने भी अच्छा किया वहां पे। तो अगर हम हर चीज में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वेरी गुड, ओके। और कोई इस पे मैम अगर हम कोई काम करते हैं और निराशा से करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तो वो काम अच्छे से सफल नहीं होता, पर उत्साह से करते हैं तो वो काम हमारा बहुत अच्छे से सफल होता है। बहुत बढ़िया। मैम अगर कुछ नए काम को करने से पहले ही हम लोग अपना मतलब सारा पॉजिटिविटी मतलब हटा देंगे तो फिर कोई काम होगा ही नहीं। इसलिए मतलब कुछ भी काम करने के लिए या फिर सफलता पाने के लिए हमें खुश रहना है। वेरी गुड, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये प्रश्न पूछ रही हूँ मैं, इसमें अगर उत्साह नहीं है हमारा तो हमारे लिए उत्तर मिल पाना भी मुश्किल है, हम उसके एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। किसी भी कार्य की सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। आपके अंदर जोश जितना ज्यादा होगा, आपका काम उतना ही अच्छा और सही होगा। पहले आपका मन तो लगे वहां पे, इसी को डेडिकेशन कहते हैं, है ना। अगर आप उत्साही तो इसका मतलब आप डेडिकेटेड हो, आप उस काम में मन लगा रहे हो, आपको उस काम को करने से कोई परहेज नहीं है ना। अब मम्मा बोले बेटा पढ़ ले, हम कैसे बोलते, क्या है पूरे टाइम पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो किताब तो खुलेगी पर दिमाग में एक अक्षर नहीं जाएगा, चाहे आप कितने ही पन्ने पलट लो, आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, वही अगर आपने उठाया किताब की, हाँ मुझे पढ़ना है, इसलिए नहीं कि परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना, इसलिए कि आपको याद करना है ताकि आप अच्छा कर पाओ, अगली कक्षा के लिए भी आपकी तैयारी हो पाए, या परीक्षाओं की तैयारी आप पहले से ही करके रख लो। इसका उत्साह अलग चीज है, ये आपके अंदर से आया, ये जज्बा आपके मन में पैदा हुआ और आपने कोशिश की, आप पाओगे, आपको इंटरेस्ट आएगा और भी अच्छा करने का मन करेगा। लेकिन आप जहां उससे भागोगे, निरुत्साही हो जाओगे, आप उसमें मन नहीं लगाओगे, गारंटी है कि आप उसमें कर नहीं पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने मन में किसी भी काम के प्रति उत्साह को जागृत किया जाए। जिस दिन ये उत्साह जागृत हो जाएगा, आप कोई भी काम पलक झपकते कर लोगे। इसके लिए किसी को टोकना नहीं पड़ेगा, धक्का नहीं मारना पड़ेगा, आपको प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा। वो कोई भी काम हो सकता है, आपके जीवन से संबंधित भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई से संबंधित भी हो सकता है ना। आप सोच के देखो, कहीं जाना हो, घूमने के लिए जाना हो, आपको बोला जाए कि चलो घूमने, और आपका मन नहीं है, तो हम कैसे बोलते हैं? जिस कपड़े में होते हैं, जैसे बैठे होते हैं, हम बोलते चल,
ठीक है। लेकिन वही आपका मन अगर उत्साही होता है तो आप बढ़िया से ड्रेसअप होते हैं, तैयार होते हैं, जैसे किसी पार्टी में जा रहे हो, जिससे देखकर आपको खुशी होती है। तो दोनों चीजों में अंतर है, दोनों चीजों में यह अंतर है। एक आपको धक्का मार के भेजा जा रहा है और आप बेमन से उस काम को कर रहे हैं, तो आपका उत्साह आपके चेहरे पर दिखाई देगा, आपका हतोत्साहित होना, आपका निराश होना भी आपके चेहरे पे दिखाई देगा। इसलिए किसी भी कार्य की सफलता यदि हम चाहते हैं, किसी भी काम में अगर 100% चाहते हैं कि सफल हो जाए, तो उसके लिए मन को समझाना, मन को उस ओर ले जाना, खुश होना और उत्साहित होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आपके डाउट्स हो तो प्लीज क्लियर किया करें क्लास में, नहीं तो हम उससे पहले वाले 2 करेंगे। ठीक है। अभी ये आप बोलोगे तो कविताओं को हम कर ले। सुदामा चरित है, सूरदास के पद हैं, आप यस बोलो मैम। पहले कविता, तो 4 या 5 जो कविताएं हैं वो सब पढ़कर आएंगे बुधवार को। ठीक है। और किसी से मुझे ये नहीं सुनना है कि मैं सिर्फ सुनूंगा या सुनूंगी, सभी का पार्टिसिपेशन जरूरी है। ठीक है। यस तो सारी कविताओं को एक बार पढ़ के आ जाएं, समझ के आ जाएं, चाहे तो आप उसकी समरी पढ़ लें, लेकिन पढ़ के जरूर आए। ठीक। तो आशय स्पष्टीकरण हम कर पाएंगे, ताकि परीक्षा में यदि पूछा जाए तो हम कर पाए। ठीक है बेटा। चलिए शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। साई राम मैम, थैंक यू मैम। साई राम मैम, थैंक यू मैम। साई राम।